हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, आज का जो तरीका है आपको पढ़ाने का वो थोड़ा अलग है। बट यहां पर आपको जो है डिटेल डिस्कशन में कराऊंगा सभी कंप्लीट क्वेश्चन को। बीच बीच में तरीका बदलना चाहिए पढ़ाने का, इसलिए मैंने आज इस तरीके में आपको रखा है। यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल डिस्कशन ही दूंगा जैसे आपके प्रीवियस क्लास में देता आया हूँ। और चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अपने बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को। एंड हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि चुनाव आयोग का भाग है। तो भाई, चुनाव आयोग किस भाग में आता है तो बताओ। तो देखो, चुनाव आयोग तो ये भाग 15 में आता है। ये बात यहाँ पर बता रखा है कि चुनाव आयोग कितने भाग में आता है, तो 15 भाग में चुनाव आयोग आता है। अब चुनाव आयोग से मैं आपसे यहाँ पर टोटल डिस्कशन करूंगा। अगर इसके आर्टिकल की बात कर ले तो आर्टिकल 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग का आर्टिकल है। 324 से 329 तक चुनाव आयोग का आर्टिकल है। आर्टिकल 324 में भाई चुनाव आयोग है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चुनाव आयोग क्या है, तो एक स्वतंत्र और अस्थायी निकाय है। क्या है चुनाव आयोग, तो स्वतंत्र और अस्थायी निकाय है चुनाव आयोग, इसको ध्यान में रख लेना है, अस्थायी निकाय। और इस बार जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार में भी इलेक्शन है और जो है आपके लोकसभा की भी इलेक्शन पिछले साल हुआ है। तो चुनाव आयोग से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो चुनाव आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टीआरई 4 के लिए, या फिर बिहार के ये जो बिहार कांस्टेबल के फॉर्म हो या फिर बिहार एसएससी हो, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चुनाव आयोग का काम क्या है ये देख लीजिए आप लोग। तो चुनाव आयोग जो है सांसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो चुनाव आयोग का काम क्या है भाई, तो सांसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है आपका चुनाव आयोग। ठीक है, आपका जो चुनाव आयोग होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जो चुनाव आयोग होता है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना होता है आपका चुनाव आयोग। आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ सकता है आपसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन, तो राष्ट्रपति के द्वारा करा जाता है, बट सांसद के कानून के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, बट क्या करते हैं, तो सांसद के कानून के अकॉर्डिंग, बट सांसद का जो कानून होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके नियुक्त करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को, याद रख लीजिएगा। देखो 1989 तक जो है 1989 तक जो है चुनाव आयोग जो है एक सदस्य था। 1989 तक जो है ये एक सदस्य था, आपका चुनाव आयोग एक सदस्य था। ठीक है, और 1989 के बाद 1989 के बाद जो है चुनाव आयोग जो है भाई ये 3 सदस्य बन गया। क्या हुआ, तो 3 सदस्य बन गया, इसको भी याद जरूर रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, और फाइनली जो है इसे 1993 में जो है 3 सदस्य वाला कर दिया गया था चुनाव आयोग। ठीक है, 3 सदस्य वाला कर दिया गया था। फाइनली इसे कब किया गया है, तो 1993 में। आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1989 के बाद, तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट याद रख लो 1993 में 3 सदस्य कर दिया गया। 1993 में क्या किया गया, तो चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला कर दिया गया, सदस्य वाला चुनाव आयोग कर दिया गया, ये याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले भाई कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसका जो आपका ये क्या कहते हैं कार्यकाल कब तक का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष तक या फिर 6 साल तक। ठीक है, 65 वर्ष या 6 साल, मतलब जो पहले कंप्लीट हो जाए, या तो उसका 65 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए या 6 साल कंप्लीट हो जाए, जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उतना उसका जो है कार्यकाल होता है। लेकिन उसमें जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त, उसका जो कार्यकाल होगा वो 62 साल का होगा, 62 ईयर्स का होगा या फिर 6 साल का होगा। तो इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए। इतना बात क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ ले आपसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देंगे, त्यागपत्र रेसिग्नेशन लेटर किसे देंगे, तो याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति को देते हैं ये लोग अपना रेसिग्नेशन लेटर। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे देंगे रेसिग्नेशन लेटर, तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भाई कि चुनाव आयोग का काम क्या क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग का काम क्या क्या है, तो पहला काम तो याद रख लेना कि सांसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है।
ठीक है। उसके बाद क्या करता है, दूसरा काम याद रख लेना कि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। लिखते चलिएगा जो जो बता रहा हूं। पहला काम है कि चुनाव करवाता है, सांसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चुनाव करवाता है। उसके बाद क्या करता है दूसरा काम, तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। निर्वाचन क्षेत्र का भाई परिसीमन करता है, इसका दूसरा काम है। थर्ड काम याद रख लेना इसका कि मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची जो है तैयार कौन करेगा, तो चुनाव आयोग करता है। फोर्थ याद रख लीजिएगा, राजनीतिक दल को मान्यता देता है। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। फिफ्थ याद रख लीजिएगा कि चुनाव चिन्ह देता है। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह देगा राजनीतिक दल को। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा भाई, सिक्स नंबर में चुनाव रद्द करने का भी पावर चुनाव आयोग को है। सेवंथ लिख लीजिएगा आप लोग भाई, आचार संहिता जो लागू करता है, आचार संहिता वो भी चुनाव आयोग ही लागू करता है चुनाव के 2-3 मंथ पहले। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर मैंने यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको करा दिया है। चुनाव आयोग में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आना है, इससे बाहर कहीं भी जाने की अब जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक याद रख लेना आप लोग भाई कि चुनाव आयोग जो है इसका स्थापना कब करा गया था, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था चुनाव आयोग का। और इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। तो चुनाव आयोग का स्थापना कब, 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और चुनाव आयोग का अगर मुख्यालय पूछ ले, हेडक्वार्टर पूछ ले, तो दिल्ली याद रख लेना है, न्यू दिल्ली याद रख लेना है आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा देखो, आगे से पीछे से आगे हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इधर से कर लो। आईने अकबरी किसने लिखा, तो आईने अकबरी जो है लिखा है वो अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है भाई, तो अबुल फजल ने। और एक याद रख लेना अबुल फजल थे कि अकबरनामा भी इसी ने लिखा था। अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखा था। ठीक है, याद रख लीजिएगा, आईने अकबरी और अकबरनामा किसमें, तो अबुल फजल ने लिख रखा था। अकबरनामा जो है भाई ये फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है, फारसी लैंग्वेज में। अकबरनामा में जो है अकबर की जीवनी लिखा गया है, और आईने अकबरी में जो है भाई ये अकबर का संविधान लिखा गया है। अकबर का संविधान लिखा गया है आईने अकबरी में, और इसमें अकबर की जीवनी लिखा गया है। अकबर की जीवनी लिखा गया है अकबरनामा में। अगर आपसे पूछ ले कि बाबरनामा किसने लिखा था, बाबरनामा, तो बाबरनामा भाई ये बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। और इसमें कृष्णदेव राय की चर्चा है। ठीक है, बाबरनामा में किसका चर्चा है, तो कृष्णदेव राय का चर्चा किया गया है बाबरनामा में। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में जो है, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाई पहली बार तोप का प्रयोग करा गया। क्या किया गया, तो तोप का प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तोप का यूज किया गया था। तो पहली बार तोप का यूज किस युद्ध में किया गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का यूज किया गया। ठीक है, इसी युद्ध में जो है ना बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति यूज किया था। बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति यूज करा था। तुगलमा युद्ध पद्धति का यूज करा था, युद्ध पद्धति का यूज करा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का यूज किया, तो पानीपत के युद्ध में। देखो इसमें क्या किया था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था भाई, तो इब्राहिम लोदी को हराया था, इसे डिफीट किया था इस युद्ध में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर पानीपत का सेकेंड युद्ध याद रख लो, अब पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रख लेना। यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड युद्ध आप लोग याद रख लो। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो नवंबर 56 में हुआ था। नवंबर 1556 में दूसरा युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ किसके बीच था, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर एंड हेमू के बीच में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और अकबर के तरफ से जो है भाई बेगम खां लड़े थे। कौन लड़े थे, बेगम खां। अकबर के तरफ से बेगम खां लड़े थे, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अकबर और हेमू के बीच में हुआ, बट अकबर के तरफ से बेगम खां ने लड़ा था। इस युद्ध को ध्यान में, इस बात को जरूर रख लेना है आप लोगों को। दीन इलाही धर्म किसने बनाया, तो दीन इलाही धर्म जो है भाई ये अकबर ने बनाया था, दीन इलाही धर्म। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दीन इलाही धर्म जो है ये कब बनाया गया था, तो भाई इसको याद रख लीजिएगा, 1582 में इसको बनाया गया था, दीन इलाही धर्म को। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला फर्स्ट हिंदू कौन था, तो दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था भाई, तो वो बिरबल था। कौन था, तो बिरबल। अकबर बिरबल तो जानते ही होंगे आप लोग। तो दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू बिरबल हो जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि दीन इलाही धर्म का पहला गुरु कौन था, बताओ आप लोग।
जानते हो तो बता दो। दीन इलाही धर्म का पहला गुरु कौन? तो अबुल फजल के साथ चले जाना आप लोग, अबुल फजल के साथ। ओके फ्रेंड्स। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बीपीएससी एंड बीपीएससी टीचर एनी वन ऑफ वन डे एग्जाम, ठीक है। तो याद रख लेना, सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर रखी है, इस बात को ध्यान रख लेना। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करी जाए तो इन्होंने आर्य समाज का भी स्थापना करा था, आर्य समाज का भी स्थापना करा था 1875 में। कब? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना करा। इन्होंने जो है शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण आंदोलन किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने? तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस बात को ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। अगर भाई आपसे पूछ ले कि एक मैं बता देता हूं अभी, क्या कहता है उसे, राजा राम मोहन रॉय पूछ ले कि इन्होंने किसकी रचना करी? राजा राम मोहन रॉय ने। तो भाई इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो भाई महागोविंद रनाडे, एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा महागोविंद रनाडे ने करा। अगर आपसे पूछ ले भाई कहां पर स्थापना करा था इसका, तो मुंबई में याद रख लीजिए, मुंबई में पूना सार्वजनिक सभा का इन्होंने स्थापना करा था। इनसे एक और याद रख लीजिएगा, सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने करी? तो ये भी महागोविंद रनाडे ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने? तो महागोविंद रनाडे ने 1870 में किया था, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। सुधारक पत्रिका किसने लिखी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक पत्रिका लिखा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन। तो पत्रिका से, मैगजीन से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए श्योर हो जाता है, 100% मैं लिख देता हूं कि श्योर है एक क्वेश्चन आपके बुक से, मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर से। तो सुधारक पत्रिका किसने लिखा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था भाई सुधारक पत्रिका। इनसे याद रख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले से एक आप लोग क्या कहते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी भी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है भाई 1905 में, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रख लेना है। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की? तो भाई दक्षिण शिक्षा समाज, डेक्कन एजुकेशन पॉलिसी की बात करी गई है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करी गई है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात की गई है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने स्टार्ट करा था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है आपको, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका याद रख लीजिएगा, मराठा, मराठा, और एक याद रख लीजिएगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक का एक पत्रिका मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में लिखा जाता था? तो इंग्लिश में लिखा जाता था मराठा, और केसरी जो है भाई वो मराठा भाषा में लिखा जाता था, मराठी भाषा में केसरी, ठीक है। ये दो पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रख लेना है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो देखो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखो मानव अधिकार दिवस, तो भाई ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस, याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ले इस बार। विधवा पुनर्विवाह लागू किसके समय पर हुआ? तो देखो विधवा पुनर्विवाह जो था ये लागू किसके समय पर हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुआ था विधवा पुनर्विवाह लागू। और कौन थे? लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे इस टाइम पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे इस टाइम पर जब विधवा पुनर्विवाह लागू हो रहा था। और ये विधवा पुनर्विवाह लागू कब हुआ है? तो 1856 में जो है आपका विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ है। और किस धारा के तहत? तो धारा 15 के तहत जो है विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ है। धारा 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ है 1856 में। ईश्वरचंद विद्यासागर ने करा था इसे और कैनिंग ने मिलकर लागू कराया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत, तो दास प्रथा का अंत किसने करा है? तो एलन बरो ने करा था दास प्रथा का अंत, एलन बरो ने। किस धारा के तहत? तो धारा 5 के तहत इन्होंने अंत करा था दास प्रथा का। अगर आपसे पूछ ले कि नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय पे भाई? तो केशव चंद्र सेन, याद रख लीजिएगा, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो नेटिव मैरिज एक्ट कब? तो केशव चंद्र सेन, याद रख लेना है नेटिव मैरिज एक्ट से।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले याद रखना है सत्यशोधक समाज से। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब करी गई? तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया। इनकी एक पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, ज्योतिबा फूले के एक पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले का एक पुस्तक है गुलामगिरी, इसको जरूर याद रख लेना है आप लोगों को। अगर आपसे पूछ ले कि नव हिंदवाद का जनक कौन है, बताइए तो आप लोग। नव हिंदवाद का जनक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, याद आ रहा है मुझे, तो मैं भी आपके साथ डील कर रहा हूं। तो अगर नव हिंदवाद का जनक पूछ ले आपसे तो स्वामी विवेकानंद याद रख लीजिएगा, विवेकानंद। नव हिंदवाद का जनक कौन? तो स्वामी विवेकानंद को याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जागृति के जनक कौन है, भारतीय जागृति के जनक, ये सभी क्वेश्चन जो है ना दिमाग में आए तो बता देना चाहिए, क्योंकि यार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो भारतीय जागृति के जनक तो ये है राजा राम मोहन रॉय। कौन? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। यही ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे भाई, और भारतीय जागृति के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक यही थे, भारतीय जागृति के जनक इन्हें ही कहा जाता था। और इनका सिद्धांत क्या था? तो एकेश्वरवाद सिद्धांत पे ये रहते थे, एकेश्वरवाद सिद्धांत पर ये थे भाई, याद रख लीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई कब है, पहले यही बता दो आप लोग। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना हुआ। किसने करा है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने करा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में करा है। इनका एक पत्रिका भी आप लोग याद रख लीजिएगा, तत्वबोधिनी इनका एक पत्रिका भी था, ये भी जरूर याद रख लीजिएगा। तत्वबोधिनी क्या था? तो पत्रिका भी था इनका एक पत्रिका, ठीक है। वंदे मातरम पत्रिका लिखा गया, तो भाई वंदे मातरम पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो भिकाजी कामा के द्वारा। और भिकाजी कामा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रश्न पूछा गया है और टीआरई 4 में पूछने का मुझे तो लग रहा है यार यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। तो भिकाजी कामा के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक पत्र वंदे मातरम तो लिखा ही, साथ में इन्होंने एक पत्र मदन तलवार भी लिखा था। मदन तलवार और वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा, मदन तलवार और वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना, इसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, भारतीय क्रांति की मां, या फिर कह सकते हो राष्ट्रीयता की महापुजारन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीयता की महापुजारन, भिखाजी कामा को, ठीक ना। तो राष्ट्रीयता की महापुजारन भिखारी कामा को, भारतीय क्रांति की मां भिखारी कामा को। इनका एक पत्रिका था वंदे मातरम और मदन तलवार, ये याद हो गया। और इन्होंने जो है भाई विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराया था, विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया, विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया था, भारतीय झंडा फहराया था। और कब फहराया था? तो ये आप लोग बता दीजिए, मैंने पीछे भी डिस्कस करा है इसके बारे में प्रीवियस किसी क्लास में। बताओ कहां पर फहराया था? तो भाई याद रख लेना आप लोग, स्टुटगार्ड में फहराया था, जर्मनी। स्टुटगार्ड जो कि जर्मनी का एक पार्ट है भाई, स्टुटगार्ड जर्मनी में फहराया था। 1907 में फहराया था, 1907 में फहराया था, ठीक है। और इस झंडा का रंग कैसा था आप लोगों को पता है? तो झंडा का रंग था लाल, पीला और हरा, ठीक है, लाल, पीला और हरा। और इसमें जो भाई 8 कमल के फूल थे जो 8 राज्यों को दर्शाते थे। और झंडा के बीच में जो लिखा रहता था वंदे मातरम लिखा रहता था झंडा के बीच में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई है। किसके द्वारा भाई? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना है, लाला हरदयाल। और साथ में याद रख लीजिएगा सोहन सिंह भाखना को भी, सोहन सिंह भाखना। बट सोहन सिंह भाखना ने भाई गदर पार्टी के लिए आइडिया दिया था। मेन ये बनाने वाले गदर पार्टी को थे लाला हरदयाल। बट अगर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना दोनों आपको ऑप्शन में दिखा तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर दीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिखे तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर, और अगर एक दिखे तो लाला हरदयाल आपको देना है। मतलब कि आइडिया जो दिया था गदर पार्टी का वो सोहन सिंह भाखना ने दिया था, और बनाया किसने था? तो लाला
हरदयाल ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था भाई? तो ये स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को भाई, जो कि यूएसए में है आपका। सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी का गठन हुआ था और इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो सोहन सिंह भाखना बने थे, जिन्होंने इसका आइडिया दिया था। और यहाँ से एक पत्र भी निकला था भाई, उस पत्र का नाम था गदर। ठीक है, पत्र भी निकला था, एक गदर पत्र निकला था, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। एचआरए की स्थापना हुई, तो देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई, तो ये पूछ रखा है ना आपसे। तो एचआरए की स्थापना 1924 में हुई। एचआरए के बारे में डिटेल बता देता हूं यहाँ पर। एचआरए की स्थापना 1924 में हुई। कहां पर हुई भाई? तो कानपुर में हुआ एचआरए का स्थापना, कानपुर में। किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, याद रख लीजिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में कानपुर में स्थापना इसका हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाना। उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाना और भारत में समाजवादी गणतंत्र का स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ये दो उद्देश्य आपको ध्यान में रख लेना है। इसमें जो है और भी सदस्य थे, एचआरए में और भी सदस्य थे, जिसमें शामिल थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी भी इसके सदस्य हुआ करते थे। तो इसका कानपुर में स्थापना हुआ था सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। और अगर किसी सदस्य का भी नाम वहां पर दे दे आपको क्वेश्चन में कि किसने स्थापना किया, तो अगर सदस्य का भी नाम दे दे तो सदस्य को भी आंसर उसमें मान लीजिएगा। ठीक है, अगर सदस्य का नाम ना देते हुए सिर्फ सचिन नाथ सान्याल दे तो फिर आपका करेक्ट ही होता है। और अगर सदस्य का नाम दे दे, जो मैंने यहाँ पर बताया है, ऑप्शन में सदस्य का नाम रहे, तो एक से अधिक के साथ जाना पड़ेगा आपको तब। एचएसआरए की स्थापना की गई, तो देखो ये एचएसआरए का स्थापना सितंबर 1928 में किया गया था। और कहां पर? तो ये दिल्ली में करा गया था, दिल्ली में। कहां पर? तो दिल्ली में करा गया था इसका स्थापना एचएसआरए का, सितंबर 1928। कब? सितंबर 10 सितंबर 1928 का एचएसआरए का स्थापना करा गया था। तो ये कहां पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में करा गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह याद रख लीजिएगा, और साथ में चंद्रशेखर आजाद भी याद रख लीजिएगा इससे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जो है एचएसआरए का स्थापना करा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने एचएसआरए का स्थापना करा था। और एचएसआरए का दो घटना आप लोगों को जरूर याद रख लेना है। एचएसआरए का दो प्रमुख घटना आपको जरूर याद रख लेना है। वो है आपका एक सांडर्स हत्याकांड, और एक याद रख लीजिएगा भाई असेंबली बम कांड। तो एचएसआरए का दो घटना जरूर याद रखना है, एक सांडर्स हत्याकांड जो कि 1928 में हुआ था, और एक असेंबली बम कांड जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये दो आपको एचएसआरए का प्रमुख घटना है जो कि याद रख लेना है। ठीक है, अब देख लो सांडर्स हत्याकांड में जो है भाई, सांडर्स हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे? तो सांडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और एक याद रख लेना चंद्रशेखर आजाद। ये सभी जो है आपके सांडर्स हत्याकांड में शामिल थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर सांडर्स हत्याकांड में शामिल थे। और असेंबली बम कांड में जो है भाई, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंबली बम कांड में कौन कौन शामिल थे, या फिर सांडर्स हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे। इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, नहीं तो वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे मेरे भाई। तो इसीलिए अच्छे से देख लेना। और देखो अब एक जो हुआ था आपका, क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस आप लोगों को याद होगा। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था भाई, ये असेंबली बम कांड और सांडर्स हत्या के लिए हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 1829 में। और इसी के तहत जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो लाहौर षड्यंत्र केस जो कि हुआ था आपके सांडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड की वजह से, जिसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर में। ठीक है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी आपसे कहा लाहौर षड्यंत्र के बारे में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई।
तो देखो अभी मैंने बता रखा था ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा किस केस में, तो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दिया गया था। 1829 में ये हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस, और इसी के तहत जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का सजा दिया गया था। और ये लाहौर षड्यंत्र केस किसके लिए हुआ था भाई, तो लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था वो असेंबली बम कांड और सांडस हत्याकांड की वजह से हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस असेंबली बम कांड और सांडस हत्याकांड की वजह से हुआ, और इसमें इन 3 लोगों को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कब फांसी दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च को भाई शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद ये भी रख लीजिएगा, 23 मार्च को शहीद दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। और देखो इसी समय जो एक ये चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने जो है अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को इन्होंने सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मार लिया था चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में गोली मार लिया, खुद को क्या किया इन्होंने, गोली मार लिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ। और यहां पर देख लो आप लोग बक्सर का युद्ध, देखो इसमें जो है अंग्रेज और किसके किसके बीच में हुआ, अंग्रेज वर्सेस, याद रख लेना भाई, ये जो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, दिल्ली किसे कौन, तो शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, सुजाउद्दौला। तो याद रख लेना है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ। अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक ना। और अंग्रेज का नेतृत्व इसमें कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। अंग्रेज का नेतृत्व कौन, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बट इस युद्ध में जो हुआ था भाई, वो अंग्रेज जीत गए थे। कौन जीत गए थे, तो ब्रिटिश जीत गए थे। और ये आपका जो ये त्रिगुटी सेना था, बंगाल का नवाब, दिल्ली का नवाब और अवध का नवाब, ये हार गया था और इसमें अंग्रेज जीत गया था। और इस युद्ध को ब्रिटिश का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश का निर्णायक युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी भाई 1765 में, किसके साथ, तो शाह आलम द्वितीय के साथ। तो बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ। और ब्रिटिश का निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है, तो बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश का निर्णायक युद्ध माना जाता है, याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है, तो देखो ध्रुव पर जो होता है, पोल पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है, इस बात को आपको याद रख लेना है। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुव पोल पर सबसे अधिक, और जो विषुवत होता है भाई उसमें सबसे कम होता है, ठीक है। विषुवत पे क्या होगा, तो सबसे कम होगा, याद ये भी रखिएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और इसका यूनिट है भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे कि पास्कल भी कहा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल भी कहते हो। और देखो बैरोमीटर का जब पारा नीचे गिर जाए, देखो बैरोमीटर का जब पारा नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आएगा, इसका संभावना होता है। अगर पारा क्या हुआ, पारा नीचे चल गया तो आंधी तूफान आने का संभावना है, आंधी तूफान आ सकता है, इसको ये शो करता है, आंधी तूफान आने का संभावना है। और अगर पारा ऊपर चला जाए, पारा ऊपर उठ जाए, तो मौसम क्या रहेगा, तो शांत मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा, ठीक ना। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो पारा नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आने का चांस होगा, और पारा ऊपर जाएगा तो शांत मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा। पहले बौद्ध संगति हुई, तो भाई राजगिरी में जो है पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो राजगिरी में हुई थी पहली बौद्ध संगति। इस चीज को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। और इस समय राजा कौन थे, तो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे भाई, तो अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकश्यप, ठीक ना। अगर दूसरा बौद्ध संगति आपसे पूछ ले, तो दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और राजा कौन थे, तो काला शोक जो है दूसरा बौद्ध संगति में राजा थे। और ये अध्यक्ष कौन थे,
तो शुभाकामी थे, शुभाकामी। और ये कब हुआ था भाई? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था दूसरा बौद्ध संगति, और पहला बौद्ध संगति हुआ था जो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपके पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसमें कौन थे भाई? तो अशोक इसमें राजा थे, अशोक राजा थे इस टाइम पे। और मुगली 32 क्या थे? तो इस समय अध्यक्ष थे। मुगली 32 जो है इस समय अध्यक्ष थे, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी समय जो है भाई अभिधम्ब पीटक का भी रचना हुआ था। अभिधम्ब पीटक का भी रचना जो है तीसरी बौद्ध संगति में हुआ है। चौथा बौद्ध संगति आप लोग याद रख लीजिएगा, कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में चौथा बौद्ध संगति हुआ। और इस समय कौन थे राजा? तो कनिष्क थे। कौन थे राजा? तो कनिष्क थे राजा इस समय, ठीक है। फॉस्फोरस भंडारित किया जाता है, तो फॉस्फोरस जो है पानी में भंडारित किया जाता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। फॉस्फोरस कहाँ भंडारित होता है? तो पानी में। अगर आपसे पूछ ले भाई कि सोडियम, पोटाशियम, तो ये दोनों जो है केरोसिन में भंडारित किया जाता है, केरोसिन में भंडारित किया जाता है। सोडियम और पोटासियम किसमें? तो केरोसिन में भंडारित करते हैं, याद रख लेना है आप लोगों को। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातु ऑक्साइड जो है बेसिक होता है नेचर में। धातु ऑक्साइड जो होगा भाई उसका नेचर कैसा होगा? तो बेसिक होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा? तो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो Mg+OH देते हो ना, तो MgOH2, तो ये भाई धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो बेसिक होता है नेचर में, ये आपको ध्यान में रख लेना है। कौन सी धातु हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ती है? तो हवा के संपर्क में आने पर सोडियम धातु है जो कि आग पकड़ लेता है। और अगर यहीं पे अधातु पूछ लेता कि वह कौन सा अधातु है जो हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, तो कौन सा धातु होता? तो अधातु होता। तो भाई वो फॉस्फोरस हो जाता। क्या हो जाता? फॉस्फोरस। अगर धातु पूछ ले कि हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ता है धातु, तो सोडियम। धातु अगर पूछ ले तो सोडियम, अगर अधातु पूछ ले तो फॉस्फोरस हो जाएगा। धातु सोडियम, अधातु फॉस्फोरस, याद रख लेना है, ठीक है। काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना भाई ये पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना, या फिर द्रव्य स्वर्ण भी कहा जाता है। द्रव्य स्वर्ण भी जो है आपके पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगर काला हीरा पूछ ले कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा जो है कोयला को कहा जाता है। काला हीरा, कोयला को क्या कहते हैं? तो काला हीरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे फिर देख, अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैंने आज भी जो है आपको डिटेल डिस्कशन कराया है, जैसे मैं डेली कराते आता हूँ वैसे ही आज भी मैंने आपके लिए यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कराया है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।